हाँ जी बच्चों, क्लास 12 के स्टूडेंट्स, आइए आज हिस्ट्री के चैप्टर 1 के थोड़े से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एमसीक्यूज हैं, लॉन्ग आंसर्स हैं, उन पे बात कर लें। देखिए ये स्टार्टिंग से ध्यान देना जरूरी क्यों, क्योंकि लास्ट में जाके ध्यान दोगे यार पेपर के टाइम पे दिक्कत आएगी। सब कुछ एक साथ नहीं पढ़ा जाता, 12वीं थोड़ी सी अलग है, तो इसलिए चैप्टर वाइज देखिएगा। और चैप्टर 1 की वीडियो भी चैनल पर आया, अगर आप अभी तक आपने नहीं देखी है तो एक बार जाके देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ वन मार्कर की बात करेंगे। वन मार्कर से शुरू करते हैं। तो वन मार्कर में हमारे पास पहला क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला स्थल कौन सा खोजा गया था। जो फर्स्ट लोकेशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो कौन सी थी। तो याद रखिएगा पहली लोकेशन ही हड़प्पा थी, इसी की वजह से पूरी सभ्यता का नाम क्या रखा गया था, हड़प्पा। और उसके बाद हड़प्पा को डिस्कवर किसने किया था, हड़प्पा की लोकेशन को तो डिस्कवर करने वाले व्यक्ति का नाम है दयाराम साहनी। ठीक है। उसके बाद मोहनजोदारो जो इस शब्द रखा गया, ये सेकंड इंपॉर्टेंट शहर है हड़प्पा सभ्यता का। ये जो वर्ड है मोहनजोदारो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड। ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि मोहनजोदारो से एक गली मिली है हमें जिसे हम कहते हैं डेड मैन लेन। इस गली के अंदर बहुत सारे कंकाल वगैरह मिले थे, जिसकी वजह से नाम इसका रखा गया। उसके बाद मोहनजोदारो में मिले जो विशाल स्नानागार है, ठीक है, जो ग्रेट बाथ है, इसका शेप कैसा था, इसका आकार कैसा था। याद रखिएगा ये एक आयताकार स्विमिंग पूल है। ठीक है, ये एक आयताकार तालाब था। उसके साथ साथ कौन सा स्टोन या कौन सा पत्थर इस्तेमाल किया जाता था हड़प्पा की मोहर बनाने में, हड़प्पा की सील बनाने में। देखिए इसको आप सेलखड़ी कहते हैं, इंग्लिश में स्टेटाइट भी कहते हैं और एलाबस्टर भी कहते हैं इसको। ठीक है, इंग्लिश में इसके दो नाम रहेंगे, स्टेटाइट रहेगा और एलाबस्टर रहेगा। हिंदी में एक ही है, सेलखड़ी। हड़प्पा की मोहरें भले ही अलग अलग प्रकार की थी, लेकिन सारी बनाई एक ही पत्थर से जाती है और वो पत्थर था सेलखड़ी। उसके बाद आगे हमारे पास नेक्स्ट आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है, यानी कि मोस्ट डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट कौन सा है, सबसे पुरानी वस्तु कौन सी है। तो जवाब रहती है हड़प्पाई मोहर। ठीक है, हड़प्पन सील। और यही सबसे पहले 1861 में मिली थी कनिंगम को, लेकिन कनिंगम इसको ठीक तरीके से जज नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो हड़प्पा की खोज करने से रह गया, चूक गया। उसके बाद किस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, अब ये चीज याद रखिएगा, प्लग फील्ड की जब बात होती है तो यहाँ पर आता है कालीबंगन, और कालीबंगन कहाँ पर है, राजस्थान। ठीक है। उसके बाद जो चंद्रउद्रो है, ये किस काम के लिए प्रसिद्ध थी, तो इसको हम जानते हैं शिल्प उत्पादन के लिए, क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए। देखिए जब आप क्राफ्ट प्रोडक्शन की बात करेंगे ना, तो इसके अंदर मोहर बनाना, सील मेकिंग, आभूषण बनाना, ज्वेल मेकिंग, ये सारी एक्टिविटीज यानी कि चंद्रउद्रो में इस तरीके के काम किए जाते थे। ठीक है। उसके साथ साथ अफगानिस्तान में कहाँ से नहरों के साक्ष्य मिले हैं, कैनाल्स के एविडेंसेस मिले हैं। तो याद रखिएगा अफगानिस्तान की शोरतुगई से। ठीक है, यहां से नहरों के साक्ष्य मिले कि हड़प्पा सभ्यता में नहरें इस्तेमाल होती थी। उसके बाद आगे कि बाट बनाने में, वेइंग बनाने में किस पत्थर का इस्तेमाल होता था, तो याद रखिएगा चर्ट नाम का पत्थर था, वो इस्तेमाल किया जाता था। और हड़प्पा सभ्यता का जो कालखंड है, ठीक है, वो आपके अनुसार क्या, देखो कालखंड में हमारे पास आता है विकसित वाला। याद रखिएगा जो आपकी बुक में दे रखा है ना, जो आप पढ़ रहे हो, वो विकसित हड़प्पा है। एक उससे पहले भी है, अर्ली हड़प्पा भी, और उसके बाद भी है, लेटर हड़प्पा भी है। ठीक है, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं उसका टाइम पीरियड क्या है, 2600 से 1900 ईसा पूर्व का। उसके बाद लोथल की जब हम बात करते हैं तो लोथल किस गतिविधि के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर डॉकयार्ड था, बंदरगाह थे। ठीक है, गोदीवाड़ा लाइक बड़े बड़े स्टोर्स बने हुए थे, जगह थी जहां पर जहाज वगैरह अपना सामान रख सकते थे। ठीक है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, लिपि याद रखिएगा हमने पिक्टोग्राफिक मानी है, चित्रात्मक मानी है, यानी लोग लिखते रहते, इनके चित्र थे। जिस चित्रों को आज तक पढ़ा नहीं गया और पढ़ा नहीं गया तो इसको हम कहते हैं मिस्टीरियस, कि ये बहुत ज्यादा रहस्यमयी है। और उसके बाद भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी हम किसे कहते हैं, कनिंगम को। कनिंगम क्यों, क्योंकि इसी कनिंगम ने 1861 में एक डिपार्टमेंट बनाया था, ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। और यही डिपार्टमेंट आज तक सारी की सारी जितनी भी ऐतिहासिक खोज है, यही डिपार्टमेंट करता है। इतना क्लियर है। इसके बाद आगे लॉन्ग आंसर से बात करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो बुक में भी ढंग से डिफाइन नहीं रहता, विशाल स्नानागार और विशाल अनानागार, इनमें डिफरेंस, ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रैंडरी। देखिए जब ग्रेट बाथ की बात करते हैं, अनानागार की, स्नानागार की, तो इसमें आप सिंपल सा आपको याद रखना है कि ये एक स्विमिंग पूल है। ठीक है,
बेसिकली यहाँ पर लोग नहाने के लिए आते थे, जो कि धार्मिक अनुष्ठान और सार्वजनिक स्नान, रिलीजियस रिचुअल और पब्लिक बाथ के लिए इस्तेमाल होता था। यहाँ पर कुछ ज़्यादा पकी हुई ईंटें लगाई जाती थी और उसके ऊपर जिप्सम और बिटुमन इनका लेप लगाया जाता था, लेयरिंग करी जाती थी, यानी कि वाटर प्रूफिंग की जाती थी ताकि पानी उसको रीटों को पार करके आगे ना जाए। उसके बाद ये पब्लिक स्ट्रक्चर था, ठीक है, सार्वजनिक संरचना थी। उसके साथ साथ यहाँ पर सिटाडेल के केंद्र में था, ठीक है। उसके अलावा सामाजिक और धार्मिक दोनों प्रकार के काम किए जाते थे। अगेन याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोहनजोदारो में चीजें मिली हैं, ठीक है। मोहनजोदारो के अलावा भी कई जगहों पर मिले हैं स्नानागार अनानागार, लेकिन सबसे पहले कहाँ से मिले? मोहनजोदारो से, इसलिए बार बार मोहनजोदारो का नाम आता है। उसके बाद विशाल अनानागार, इसको आप एक गोदाम मान लो, ठीक है, इसको आप एक गोदाम मान लो, ठीक है, और डिफाइन कर दो कि भाई ये अनाज भंडार करने की जगह थी, ठीक है, सरप्लस ग्रेन को रखने की जगह थी, ईंटों से बना हुआ था और इस पर लकड़ी भी इस्तेमाल की गई थी। उसके साथ साथ पूरे मोहनजोदारो की सबसे बड़ी संरचना थी, और साथ साथ में बिल्कुल नियर बाय किसके था? स्नानागार के। और साथ में अकाल, जब ड्रॉट की सिचुएशन, फिमाइल की सिचुएशन पड़ती थी, तब इसको प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता। यानी कि आप ये कह सकते हो, देखो उस टाइम पीरियड में ये तो है नहीं कि आप सारी फसलें एक साथ बेच दोगे, लेकिन जो बची हुई फसलें होती थी उनको स्टोर करने के लिए एक स्टोर रूम था, और उसी स्टोर रूम को आप किस नाम से जानते हो? विशाल अनानागार से। दोनों में कॉमन चीज़ें क्या है कि पब्लिकली यूज होते थे और मोहनजोदारो में अवेलेबल है, लेकिन डिफरेंस देखोगे तो एक नहाने के लिए है और दूसरी तरफ सामान को रखने के लिए, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन या हड़प्पा सभ्यता की विशेषता की बात करें, तो यहाँ पर ग्रिड सिस्टम इस्तेमाल किया गया था, यानी सारी गलियां, सारे मोहल्ले 90 डिग्री पे काटते थे एक दूसरे को। पूरा हड़प्पा सभ्यता का हर शहर 2 हिस्सों में बटा हुआ था, दुर्ग जो थोड़ी सी हाइट पर है, और उसके बाद आता था निचला शहर जो लोअर हिस्सा ये वाला, ठीक है। याद रखना है जो सिटाडेल है, दुर्ग है, यहाँ पर एलीट क्लास रहती थी। एलीट का मतलब अभिजात वर्ग, और लोअर टाउन में रहते थे ऑर्डिनरी, ठीक है, इसमें रहते थे सामान्य वर्ग, ठीक है। उसके अलावा जल निकासी व्यवस्था की बात करें तो नालियां ढकी हुई होती थी, घरों के साथ नालियां बनी हुई थी, और ये नालियां आगे नगर के बाहर निकलते थे कुछ इस तरह, ठीक है। देखिए सारा अंडरग्राउंड है, सारा गली मोहल्ला ठीक है अंडरग्राउंड है, लेकिन सबका पानी नालियों से होते हुए नगर के बाहर निकल रहा है। और हड़प्पा, याद रखिएगा एक लाइन इसके लिए, कि हड़प्पा भले ही एक प्राचीन सभ्यता थी, एंशिएंट सिविलाइजेशन थी, लेकिन ठीक है ये पूरी तरह से विकसित थी, हमसे ज्यादा विकसित थी। उसके बाद पक्की ईंटों की बात करें, बेक्ड ब्रिक्स की बात करें, तो ईंटों का अनुपात सेम था 4:2:1 का, 4:2:1 का। उसके बाद पूरी हड़प्पा सभ्यता में सारी ईंटें इसी साइज की थी, ठीक है। विशाल संरचनाएं मिली थी, विशाल स्नानागार और विशाल अनानागार, ठीक है। ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रैनरी, ठीक है, कुछ बाथ इस तरीके का और ग्रैनरी कुछ इस तरीके की। इसकी जमीन ईंटों की और ऊपर लकड़ी इस्तेमाल करी जाती हुई। और उसके बाद यहाँ पर प्लान्ड हाउसेस थे, यानी घरों में आंगन, रसोई, कुएं वगैरह सारी व्यवस्था दी जाती थी। और ये डेटा याद रखिएगा, जो आपने मोहनजोदारो का नाम सुना है ना, वहां से 700 कुएं मिले हैं, और हर घर में एक कुआं होता था, इट मीन्स वहां पे 700 घर थे। क्लियर है इतना? उसके बाद आगे बात करें, देखिए ये एक क्वेश्चन रहता है जो एनसीईआरटी का होने के बावजूद आपको बहुत दिक्कत देता है। सबसे पहले तो पुरातत्व विज्ञान, अतीत को समझने की विधियां, मेथड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पास्ट। आपको घुमा फिरा के कैसे बोलेगा कि पुरातात्विद इतिहास का पुनर्निर्माण कैसे करते हैं, हाउ द आर्कियोलॉजिस्ट रिक्रिएट्स द हिस्ट्री। तो रिक्रिएट करने की शुरुआत कहां से होती है? एक्सकवेशन से होती है। जो एक्सकवेशन है, उत्खनन है, इसका मतलब क्या है? खुदाई करना। कि पहले खुदाई करके जो भौतिक अवशेष हैं, जो फिजिकल रिमेन्स है, इनको ढूंढ के लाओ, कुछ वस्तुएं पुरानी पुरानी ढूंढ के लाओ। उसके बाद स्तर विन्यास, स्ट्रेटिग्राफी। स्ट्रेटिग्राफी का मतलब क्या होता है कि जो आपकी मिट्टी की परतें हैं, लेयर्स हैं, उनकी स्टडी की जाएगी। याद रखिएगा, पहले खुदाई, ठीक है, इसके बाद मिट्टी की लेयर्स की स्टडी हो रही है, कितनी लेयर की मिट्टी है, अलग अलग कितना समय हुआ है। फिर उसका वर्गीकरण, कि जो जो चीजें यहां मिली हैं उनको बांटो, जो जो चीजें मिली हैं उनको बांट दो। उसके बाद जो खोज है वो ढूंढो कि जो चीजें आपको मिली है वो उसका लेना देना किससे है। उसके बाद अप्रत्यक्ष साक्ष्य, इनडायरेक्ट एविडेंसेस, कि कपड़े या अन्य नष्ट होने वाली चीजों के लिए चित्रों का सहारा लेना पड़ेगा। यानी एक तरफ हम देखते हैं ना कि हर चीज में, हिस्ट्री में अनुमान लगाया जा रहा है, तो अनुमान इसीलिए, कुछ चीजें तो नष्ट हो गई, उनको तो मिल ही नहीं सकता। क्या हड़प्पा जमाने का कोई भी कपड़ा आज तक अवेलेबल होगा? नहीं, ठीक है, तो इसलिए अनुमान लगाना पड़ता है। आहार संबंधी आदतें, डाइटरी एविडेंसेस,
कि अनाज के दाने, हड्डियां और इनके खान पान की इंफॉर्मेशन निकालने में हेल्प करती हैं। धार्मिक व्याख्या कि इनके पास कितनी मूर्तियां हैं, कितनी सील्स हैं, वो सारी चीजें बताती है ये लोग किसकी पूजा करते थे। हड़प्पा से एग्जाम्पल लोगों तो एक मोहर होती है पशुपति की, ठीक है, जिससे एग्जाम्पल ये है कि ये लोग भगवान शिव की पूजा करते थे पशुपति के नाम से। उसके बाद व्यापारिक संपर्क कि ये लोग कहाँ कहाँ तक अपने आप को कनेक्ट करके बैठे हुए थे। इतनी बात क्लियर है सभी को। उसके बाद अब इसमें एक चीज समझिएगा आप लोग, यहां पर इस तरह की जो एक चीजें होती है इसको हम कहते हैं स्टेटमेंट, ठीक है, ये होती है कथन। बिल्कुल, इसमें क्यों नहीं पूछेगा क्या, क्यों, कैसे, कोई भी इंटरोगेटिव फॉर्म नहीं होगी और यही आपको पेपरों में दिक्कत देती है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके 8 में भी आते हैं, 3 में भी आते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।